स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और अगर उसको कहें तो थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक भी है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि मैं कभी कभी ऐसे वीडियो अपलोड कर देती हूँ जिनका टॉपिक बहुत बोल्ड होता है, परंतु ये सारे जो हैं लॉ के विषय होते हैं और मैं ये देखकर कोई भी टॉपिक का सिलेक्शन नहीं करती हूँ कि वो बोल्ड हैं या किसी और प्रकार के हैं। मैं केवल टॉपिक इसलिए डालती हूँ कि वो लॉ से रिलेटेड होते हैं। लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कौन कौन से लॉ हैं और कैसे लॉ हैं। इन सब की जानकारी एक लॉ के स्टूडेंट के अलावा आम लोगों को भी हो, यही सोचकर मैं ये वीडियोस डालती हूँ। और वैसा ही एक वीडियो हमारा आज का है 2 फिंगर टेस्ट। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब किसी महिला का रेप होता है तो उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, ये सिद्ध करने के लिए कि उसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है। वो जो मेडिकल टेस्ट उसका होता है उसी टेस्ट को कहा जाता है 2 फिंगर टेस्ट। क्या होता है 2 फिंगर टेस्ट, कैसे किया जाता है, कौन से इसमें प्रमुख केस हैं और कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, ये सब बातें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। एक महिला का जब बलात्कार होता है तो उसका बलात्कार हुआ है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए डॉक्टर जो है वो 2 फिंगर टेस्ट कराते हैं या करते हैं। देखिए, अब यहाँ मैं आपको डॉक्टर के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि अगर ये जो भी टेस्ट होते हैं ये अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किए जाएँ तो उनको नहीं माना जाता है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वो जो चेकअप करते हैं या न्यायालय जहाँ भी डॉक्टर की अनुमति दे देता है, अगर वो चेक करते हैं तो ही वो वैलिड माना जाता है। अब ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये एक बहुत ही विवादास्पद परीक्षण है। क्यों है ये विवाद का कारण? क्योंकि इसके तहत महिला की योनि में 2 उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है। ये भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म की शिकार महिला यानी कि जिस महिला का रेप हुआ है क्या वो महिला सेक्स की आदी है या नहीं है। निश्चित रूप से 2 फिंगर टेस्ट एक सभ्य समाज की असभ्य जांच प्रक्रिया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फिंगर टेस्ट को बलात्कार पीड़िता के अधिकारों का हनन और उसको मानसिक पीड़ा देने वाला मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि सरकार को इस तरह के 2 फिंगर टेस्ट को खत्म करके कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। आप ये सोचें कि एक रेप पीड़ित महिला जो मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से ही प्रताड़ित होती है, ऐसी महिला को अगर इस आधार पर ये तय किया जाए कि 2 फिंगर टेस्ट के माध्यम से ये सिद्ध करें कि वो महिला का रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये जो है उस महिला को और मानसिक प्रताड़ना देता है। ये मानसिक प्रताड़ना से कम टेस्ट नहीं होता है। इसको हम प्रमुख वादों से समझ लेते हैं और प्रमुख वाद को आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि कैसे होता है 2 फिंगर टेस्ट। यतीन कुमार अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने अभियुक्त यतीन कुमार को 2 फिंगर टेस्ट के आधार पर दोषी करार दिया। मतलब यतीन कुमार को बलात्कार के केस में दोषी माना गया क्योंकि जो लड़की थी, रेप पीड़िता थी, उसका 2 फिंगर टेस्ट किया गया था और उसके आधार पर माना था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता था कि पीड़ित महिला को सेक्स की आदत नहीं थी। कैसे पता चला कि महिला को सेक्स की आदत नहीं है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो 2 फिंगर टेस्ट किया, मतलब अपनी 2 उंगलियों को जब उसकी योनि में प्रवेश कराया तो वो बहुत ही मुश्किल से प्रवेश करा सका था।
जिसके कारण उस महिला का खून बह निकला था और न्यायालय इस टेस्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पीड़िता का बलात्कार हुआ है। किंतु इसी टेस्ट के आधार पर एक दूसरे वाद में व्यक्ति को बरी कर दिया गया था, हरे कृष्ण दास बनाम पटना राज्य। पटना उच्च न्यायालय ने हरि कृष्ण को गैंग रेप के आरोप में बरी कर दिया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो 2 फिंगर टेस्ट किया था, 2 उंगलियों से जो महिला का टेस्ट किया था, पीड़िता का टेस्ट किया था, उस मामले में उसकी 2 उंगलियां आसानी से महिला की योनि में प्रवेश कर गई थी। तो इससे ये माना गया कि पीड़िता के हाइमन पहले से ही भंग थी और वो सक्रिय सेक्स में लिप्त थी। तीसरा केस है लीलू राजेश बनाम हरियाणा राज्य 2013। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो महिला की निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब यहाँ आके फिर 2 फिंगर टेस्ट का कोर्ट द्वारा आलोचना की जाने लगी और ये माना जाने लगा कि महिला के सम्मान का जो अधिकार है कि एक महिला को भी सम्मान पाने का अधिकार है, चाहे वो सेक्स जो बलात्कार की पीड़ित महिला ही क्यों ना हो। अब एक नया केस है जिसके अंतर्गत ये फिर से बात उठी थी कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गुजरात राज्य बनाम रमेश चंद्र राम भाई पंचाल, ये एक अपील थी और अपील नंबर 122 था, जिसमें जो जस्टिस थे वो थे JP पारदीवार और जस्टिस भार्गव डी कारिया। इन्होंने बलात्कार के एक मामले जिसमें कि एक आरोपी को बरी किया गया था, उसकी एक अनोखी अपील इनके पास आई थी और उस अपील पर इन्होंने फैसला दिया था। क्या थी वो अपील और क्या था वो मामला? तो ये था एक ट्रायल कोर्ट का मामला। ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की उम्र की गणना करने में भूल कर दी थी। काफ़ी देर, मतलब उन्होंने जो पीड़िता थी उसकी उम्र की गणना करनी थी और उन्होंने भूल से उस लड़की को 16 साल से ज़्यादा का मान लिया। और ये उनको अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो काफ़ी समय बाद हुआ। कोर्ट ने ये पाया कि पीड़िता की उम्र 16 साल से ज़्यादा है। जब केस कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ये समझी कि जो लड़की है उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है, इसलिए 2 फिंगर टेस्ट के माध्यम से उसकी सहमति का निर्धारण किया था। मतलब उस लड़की की 2 फिंगर टेस्ट से जब जांच की गई और दोनों फिंगर जब उसकी योनि में चले गए आसानी से, तो कोर्ट ने ये मान लिया कि उसका जो रेप हुआ है वो रेप नहीं था बल्कि उसकी सहमति थी। कोर्ट ने अभियुक्त को बरी कर दिया। बरी किए जाने का फैसला सुनाने के बाद सजा के बिंदु पर अभियुक्त और अभियोजन पक्षी की जिरा के बाद न्यायालय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जो पीड़ित है वो नाबालिग थी, इसलिए पीड़ित की सहमति का निर्धारण जो था वो महत्वहीन था कि उसने अपनी सहमति दी या नहीं दी, क्योंकि नाबालिग थे। अब ऐसी परिस्थितियों में जो सेशन कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था, उसने खुद को असहाय स्थिति में पाया। क्यों? क्योंकि अपने दिए हुए निर्णय को वो खुद से तो बदल नहीं सकता था, क्योंकि वो बलात्कार के अपराध में गलती से बरी कर देने या अवैध तरीके से बरी कर देने के अपने आदेश की समीक्षा वो स्वयं नहीं कर सकता था। इसलिए राज्य की अपील पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 25 साल पहले की गई जो गलती थी उसमें सुधार किया और आरोपी को बलात्कार का दोषी ठहराया। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि हमारा जो प्रयास है वो ये रहता है कि जो सेशन कोर्ट के साथ साथ चिकित्सा जगत को भी ये याद दिलाया जाए कि 2 फिंगर जो टेस्ट है वो असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि यह बलात्कार की पीड़ित महिला है, उसकी निजता, उसकी शारीरिक और मानसिक निष्ठा और उसकी गरिमा का जो अधिकार भारत के संविधान ने उनको दिया गया है, वो अधिकार जो दिए हैं उन अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आए जिसमें यह लिखा हो कि इस महिला का 2 फिंगर टेस्ट किया गया है, तो न्यायालय जो है उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मामले में जितनी भी ज़रूरी या आवश्यक कार्रवाई न्यायालय को लगे वो करनी चाहिए।
जस्टिस जो JB पारदीवाल और जस्टिस भार्गव डी कारिया थे, है ना। 2 जस्टिस थे, एक पारदीवाला और एक भार्गव डी कारिया। इनकी पीठ के अनुसार टू फिंगर टेस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के प्रत्यक्ष विरोध में है, जिसका कहना है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में पीड़िता के सामान्य चरित्र पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं होगी। जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 है वो ये कहती है कि अगर किसी महिला का बलात्कार हुआ है या उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया है तो उसके चरित्र पर कि वो अच्छे चरित्र की महिला नहीं थी या वो खराब चरित्र की महिला थी, ये कुछ भी आप उसके चरित्र के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बलात्कार पीड़ित महिला मतलब कि वो महिला पीड़ित ही है, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, उसके अनेक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध हो, लेकिन उसकी असहमति से अगर कोई संबंध बनाया है या बनाया गया है तो वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। टू फिंगर टेस्ट पीड़ित के यौन इतिहास के कारण सहमति के बारे में चिकित्सक की राय कायम करने के बजाय पूर्वाग्रह ही कायम करता है। और ये भी साथ में कहा कि जो टू फिंगर टेस्ट है वो चूँकि हमने विज्ञान की इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास और भी कई ऑप्शन है इस चीज़ को चेक करने के लिए, तो ये जो पुराने समय से चला आ रहा है इसी वजह से टू फिंगर टेस्ट अभी भी चल रहा है। और इसके बजाय मतलब इस आधार पर जो चिकित्सक अपनी राय कायम कर रहे हैं तो वो उनकी पूर्वाग्रह राय है, मतलब पहले से जो चली आ रही है उस राय के आधार पर ही वो डिसीजन देते हैं। आगे न्यायालय की जो बेंच थी उसने ये भी कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में ये टेस्ट खुद परीक्षण के सबसे अवैज्ञानिक तरीकों में से एक है। न्यायालय खुद ये मानती है कि जो टू फिंगर टेस्ट है वो अवैज्ञानिक तरीकों में से एक है, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, इसका कोई फॉरेंसिक महत्व भी नहीं है। यौन उत्पीड़न से पहले शारीरिक संबंध में पीड़िता के शामिल होने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप इस आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि महिला के योनि में 2 फिंगर आपकी 2 उंगलियां हैं वो प्रवेश कर गई हैं तो वो महिला जो है वो सेक्स की आदी है। आप इससे इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं। उसने यौन उत्पीड़न के मामले में सहमति दी है या नहीं दी है ये डिसाइड करने के लिए ये जो तरीका है ये अवैज्ञानिक तरीका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 बलात्कार पीड़ित की विश्वसनीयता को इस आधार संदेह करने की अनुमति नहीं देती कि वह सामान्यतः अनैतिक चरित्र की है। न्यायालय ने आगे टू फिंगर टेस्ट की संवैधानिकता के दायित्व की याद दिलाते हुए यह भी कहा कि दुष्कर्म पीड़िता कानूनी उपचार की हकदार है जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा न हो, शारीरिक मानसिक निष्ठा और गरिमा का उल्लंघन न हो। न्यायालय ने संवैधानिक दायित्व की याद दिलाई और ये कहा कि एक महिला जो है वो चाहे दुष्कर्म पीड़िता महिला हो या एक सामान्य महिला हो, उन सबको कानूनी उपचार का अधिकार है, तो उसको भी कानूनी उपचार का हक मिले जिससे उसे जो मानसिक पीड़ा हुई है वो मानसिक पीड़ा उसको ना हो, उसकी शारीरिक मानसिक निष्ठा और गरिमा का उल्लंघन ना किया जाए टू फिंगर टेस्ट के माध्यम से। चिकित्सा प्रक्रिया ऐसी हो जिनसे सहमति के अधिकार का सम्मान किया जाए। जो मेडिकली प्रोसेस होती है वो भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि महिलाओं को उससे सम्मान मिले, सम्मान प्राप्त हो। ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया की जाए जो क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक ना हो। मतलब ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया की जानी चाहिए जिसमें कि महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार ना हो, अमानवीयता ना हो और ना ही महिला को ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार से उसका अपमान हो रहा है। और राज्य का भी ये दायित्व है कि वह यौन हिंसा से बचे लोगों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएं, या तो यौन हिंसा पीड़ित व्यक्ति को या यौन हिंसा का जो शिकार हुए हैं लेकिन उनके साथ यौन हिंसा हुई ना हो, वो यौन हिंसा से बच गए हों,
तो ऐसे व्यक्तियों को भी, दोनों प्रकार के व्यक्ति जिनके साथ अपराध कारित हो चुका है और जो अपराध कारित होने से बच गए हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। उनकी गोपनीयता में कोई मनमाना या गैर कानूनी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के उपयोग को बंद करने के लिए कहा था और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी थी कि वो टू फिंगर टेस्ट को ख़त्म उन्होंने किया है या नहीं किया है। निश्चित रूप से अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जो टू फिंगर टेस्ट है वो एक सभ्य समाज की असभ्य जांच प्रक्रिया है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने टू फिंगर टेस्ट को बलात्कार पीड़िता के अधिकारों का हनन और मानसिक पीड़ा देने वाला बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कहना था कि सरकार को इस तरह के टू फिंगर टेस्ट को ख़त्म कर कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि जो टू फिंगर टेस्ट है ये बहुत ही असभ्य तरीका है, बहुत ही ख़राब तरीका है। एक महिला जो कि रेप पीड़िता है वो किन किन परिस्थितियों से गुजरती है और उसके बाद फिर उसका ये टू फिंगर टेस्ट करना और टेस्ट के आधार पर ये डिसाइड करना कि रेप उसका सहमति से हुआ है या असहमति से हुआ है, ये बहुत ही अमानवीय तरीका है। आज हम जो वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, हमारा देश कितनी बुलंदियों पे पहुंच रहा है, कितनी तरक्कियां कर रहा है, लेकिन टू फिंगर टेस्ट जो है वो पुरानी जो चिकित्सा पद्धति चली आ रही है उन्हीं के आधार पर अभी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि इसको चेंज होना चाहिए, वैज्ञानिक बहुत से तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, राज्य सरकारों को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें सही हैं और राज्य सरकार को इसके आगे सोचना होगा कि टू फिंगर टेस्ट का विकल्प वो क्या ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।